सब इंस्पेक्टर का दिए थे क्या एग्जाम आप लोग? फिर पिछले बार दिए थे? कितने लोग दिए थे इसमें से? 3 लोग बस। कहाँ तक पहुंचे थे? प्री का निकला था एग्जाम? मेंस दिए थे आप दिए थे मेंस? मेंस में दिक्कत हुई थी, फिजिकल नहीं दिए थे। मेंस में कहाँ पे दिक्कत हुई थी? कौन से पेपर में? तीसरे एप्टीट्यूड टेस्ट में। आपको कहाँ दिक्कत हुई थी? लैंग्वेज में। एक बार थोड़ा पाठ्यक्रम पे चर्चा करूंगा मैं, मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन डील करूंगा मैं। मैथ्स और रीजनिंग का जितना भी सेक्शन है प्री में और मेंस में, पूरा मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन को डील करूंगा। लेकिन थोड़ा सा इंट्रो एक दूंगा मैं, क्या सिलेबस से कितना पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग का अगर वेटेज देखेंगे तो रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है। रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा अपन पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम कितना है, क्या है, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स डील करने हैं अपन को। क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि मेंस में जैसे आप बोल रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में दिक्कत हुई, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग ही दिक्कत किया है, क्योंकि रीजनिंग के लगभग 75 से 80 प्रश्न आए थे 100 में, 75 से 80 प्रश्न। और रीजनिंग ऐसा विषय है कि आप अगर नहीं पढ़े हो ना उसको पहले, तो नहीं बनने वाला वो। मतलब आप सीधे एग्जाम में सोचोगे रीजनिंग के क्वेश्चंस को लगा पाए तो नहीं बन पाएगा। और इस बार तो एग्जाम पीएससी ले रहा है, पीएससी का रीजनिंग तो कहीं ना कहीं और भी थोड़ा टफ रहा है। 2020-21-22 के पीएससी के रीजनिंग के क्वेश्चंस को उठाएंगे तो देखो, पीएससी का एग्जाम का पैटर्न एक अलग चलता है, व्यापम का एग्जाम का पैटर्न एक अलग चलता है। पीएससी के पसंदीदा चैप्टर्स अलग होते हैं, व्यापम के पसंदीदा चैप्टर्स अलग होते हैं। समझना बात को, पीएससी के पसंदीदा क्वेश्चंस अलग होते हैं, व्यापम के पसंदीदा क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो पीएससी एग्जाम ले रहा है तो पीएससी के पैटर्न को भी ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी होगी। व्यापम के क्वेश्चंस भी लगाने होंगे जो पूछे गए हैं, लेकिन पीएससी के क्वेश्चंस को भी डील करना होगा आपको। पीएससी के जो राज्य सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं पीएससी के, उनमें पूछे गए प्रश्न, उनको भी पीएससी के प्रश्नों को भी डील करना होगा साथ साथ में अपन को, तब जाके सफलता मिलेगी आपको। और बात रही एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो सब इंस्पेक्टर के फाइनल चयन में आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। चयन दिला भी सकता है, चयन से बाहर भी करा सकता है मैथ्स और रीजनिंग का जो विषय है, क्योंकि 200 नंबर का मेंस में सीधे सीधे इसका वेटेज है और 2 ही घंटे का समय है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है, 100 प्रश्न आने हैं, समय केवल 2 ही घंटे का है। तो कैसे डील करना है इन 2 घंटों में 100 प्रश्नों को, सारी बातें समझेंगे। अप्रोच सिखाऊंगा, रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा मैं। जो स्टार्ट करूंगा हर बैच में, सब इंस्पेक्टर के लगभग ये मेरे ख्याल से 6वां या 7वां बैच है उड़ान में, रायपुर में। सारे बैचेस बढ़िया चल रहे हैं, सारे बैचेस में स्टार्ट में किया हूं क्लास, और अभी चल ही रही है सारे बैचेस में क्लास मेरी। तो रीजनिंग से मैंने स्टार्ट किया, रीजनिंग के 7-8 चैप्टर शुरुआत के करा करके मैंने रीजनिंग को स्टॉप करके मैथ्स में आया हूं। एक साथ पूरा रीजनिंग भी खत्म नहीं करूंगा, रीजनिंग के 7-8 चैप्टर्स जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, सबसे पहले मैंने उनको करा दिया है, लगभग हर बैच में हो गए हैं वो। उन 7-8 चैप्टर्स के बाद मैं मैथ्स में आया हूं, मैथ्स के बेसिक चैप्टर्स उठाए हूं मैं। तो वही तरीका यहां भी अपनाऊंगा, उसी तरीके से यहां भी पढ़ाऊंगा। रीजनिंग के 7-8 चैप्टर्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां से प्री में लगभग 5 से 6 प्रश्न आएंगे, मेंस में लगभग 15 से 20 प्रश्न आएंगे, उन 6-7 चैप्टर्स पे पूरा काम करेंगे अपन। 15 दिन लगेगा उन 6-7 चैप्टर में काम करने में। उसके बाद मैथ्स के बेसिक चैप्टर्स को सीखेंगे अपन। वैसे इंटरवल में अपन पढ़ेंगे रीजनिंग को भी और मैथ्स को भी। ऐसा नहीं करूंगा कि पहले पूरा रीजनिंग खत्म कर दूं उसके बाद पूरा मैथ्स खत्म करूं, ऐसा नहीं करेंगे। तो इंटरवल में पढ़ेंगे अपन। सारे बैचेस में चल रहा है एसआई का क्लास, होगा हिलेश्वर, सौरभ, होगा क्लास। वो समय चेंज हुआ है, समय पता कर लीजिएगा, समय चेंज हुआ है उसका, वो क्लास का। चलिए, ये नया वाले बैच का पहला क्लास है, डेमो क्लास। चलिए देखिए, 5 चरणों में एग्जाम होगा संपन्न, ये तो सभी को पता होगा। 5 चरणों में संपन्न होगा, 5 चरण में। तो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है ये 5 चरण में संपन्न होगा। पहला जो चरण होगा ये फिजिकल मेजरमेंट का होगा, शारीरिक नाप जोख का। ये आप लोगों में से जो प्री का एग्जाम दिए हैं, जो मेंस का एग्जाम दिए, वो तो दिए ही होंगे फिजिकल मेजरमेंट, क्योंकि इसके बिना तो आप दूसरे चरण में एंट्री ही नहीं कर सकते। तो फिजिकल मेजरमेंट जो दिए हैं ना, उनसे बातचीत करिए। ऐसे बच्चे जो एकदम फ्रेशर हैं, जो फिजिकल मेजरमेंट में नहीं गए हैं, पहले चरण में जो नहीं गए हैं, जो एग्जाम दिए हैं ना, जो फिजिकल मेजरमेंट में गए हैं, जो वहां साक्षात ऐसा देखे हैं सामने आमने, उनसे बातचीत करिए, आपको समझ में आ जाएगी पूरी प्रोसेस। हाइट चेक होगा, चेस्ट चेक होगा,
जो फ्लैट फुट है कि नहीं वो चेक होगा, नीज का चेक होगा, ऐसे चिपक तो नहीं रहा है, समझ आ रहा है, ये सारी बातें, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे। तो जो दिए हैं उनसे बातचीत करिए। वैसे हसनैन रजा सर भी क्लास लेंगे आप लोग की, सेकंड क्लास में आएंगे वो सब इंस्पेक्टर में चयनित भी हैं वो भी आएंगे, संविधान पढ़ाएंगे आप लोग को, तो उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। वो लास्ट के चरण तक पूरा गए हैं और सफल भी हुए हैं, तो उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो फिजिकल मेजरमेंट के प्रोसेस पे बहुत ज्यादा बातचीत मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे निकाले भी हैं, तो जो निकाले हैं उनसे बातचीत करिए, पूरा बता देंगे। हसनैन रजा सर से बात करिएगा, वो बता भी देंगे अगर फ्लैट फुट में दिक्कत आ रही है तो क्या चालाकी दिखा सकते हैं आप वहां पे, अगर नीज ऐसे चिपक रहे हैं तो क्या चालाकी दिखा सकते हैं, तो निकाल लेंगे, फिजिकल मेजरमेंट निकाल लेंगे। हाइट का क्राइटेरिया बस सेटिस्फाइड होना चाहिए आपका, जो हाइट का क्राइटेरिया मांगा है वो संतुष्ट करना है आपको, बाकी तो आप निकाल लेंगे फिजिकल मेजरमेंट को। दूसरा जो चरण है, दूसरा जो चरण है, ध्यान से समझना, दूसरा जो चरण है वो होगा प्रारंभिक परीक्षा का। दूसरा जो चरण है प्रारंभिक लिखित परीक्षा, इस पे सीधे आता हूं मैं। तो दूसरा जो चरण होगा ये प्रारंभिक लिखित परीक्षा का होगा, जहां पे आप सभी ने देखा होगा, इतना तो जानकारी होगी आप सभी को। तो दूसरा जो चरण है ये है प्रारंभिक लिखित परीक्षा का चरण, जहां पर कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, मतलब 300 नंबर का पेपर होगा, समय होगा 2 घंटे का। प्रारंभिक लिखित परीक्षा दूसरा चरण, ये जो आपका फिजिकल मेजरमेंट है वो क्राइटेरिया पार करने के बाद आप इसमें आएंगे, जहां पे आप देख सकते हैं कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 300 अंक, समय होगा 2 घंटे का। अब यहां पर 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें कहां से कितने प्रश्न आएंगे ध्यान से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब एमसीक्यूज वाला होगा। आपको एमआर सीट मिलेगी जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सही टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, विज्ञापन में ऐसा मेंशन नहीं किया है, लेकिन मान के चलिए नहीं होगा, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलेगा, मतलब 100 प्रश्नों के 300 अंक निर्धारित हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला जो भाग है वो सामान्य अध्ययन का है, बड़ा भाग है, यहां से कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 105 अंक के होंगे। 35 प्रश्न, पहला जो भाग है सामान्य अध्ययन का, 100 प्रश्नों में 35 प्रश्न सामान्य अध्ययन के। सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तीनों पढ़ना है, साथ में प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, करंट अफेयर, खेलकूद और साथ में पर्यावरण। 35 प्रश्न ये वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। इंडियन जीएस बोलते हैं इसको, भारत का सामान्य अध्ययन, सब कुछ पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, सब कुछ है। यहां से 35 प्रश्न बनेंगे टोटल, समझ आ रहा है, पूरा इंडियन जीएस है। मेंस का दिखाऊंगा सिलेबस, ये सारी बातें आपको मेंस में भी मिलेंगी, ये सारा कुछ मेंस में वापस से मिलने वाला है, इसीलिए प्री और मेंस का जो एकीकृत तैयारी है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। तो दिखाऊंगा भी मेंस में वापस से ये सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं, ये पहला भाग हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला जो भाग है ये है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, यहां से कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 अंक के होंगे, तो ये भी बड़ा सेक्शन हो गया आपका। 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस के। अब छत्तीसगढ़ जीएस में पूरा छत्तीसगढ़, इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल जिसमें कि जलवायु, भौतिक दराएं, जनगणना, सब कुछ, छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला, संस्कृति, जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, पुलिस, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है, स्थानीय शासन, पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और नक्सल समस्या, इसको पढ़ना है आपको। ये जो छत्तीसगढ़ का नक्सल समस्या, ये अलग से ऐड किया था सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। जनरली ये छत्तीसगढ़ के सिलेबस में ऐसा अलग से मेंशन नहीं करता है, लेकिन यहां पर अलग से मेंशन किया हुआ है। तो पहला जो भाग 35 प्रश्नों का इंडियन जीएस का है और दूसरा भाग 25 प्रश्नों का छत्तीसगढ़ जीएस का है। 60 प्रश्न तो 100 में से यही हो गए आपके, 60 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस में कंप्लीट। छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, सब कुछ पढ़ना है आपको, कुछ छोड़ना नहीं है इसमें। तो आप देखेंगे तो 100 में 60 प्रश्न तो यहीं से हो गए, 35 इंडियन जीएस, 25 छत्तीसगढ़ जीएस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा 5 प्रश्न कंप्यूटर के हैं, 5 प्रश्न 15 अंक के।
अब इसमें लिखा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी। जनरली जो 5 प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर के पिछले बार, आप उसको देखेंगे तो करंट अफेयर से रिलेट करके ज्यादा पूछा था इसको। करंट अफेयर से, जो करंट में कंप्यूटर के जो कुछ जानकारी है उनको आधार रख करके प्रश्न पूछा गया था। तो 5 प्रश्न कंप्यूटर के हैं। इसके बाद ये जो सेक्शन है रीजनिंग का है, सामान्य मानसिक योग्यता, इसको बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। बोलचाल में इसी को अपन क्या बोलते हैं? रीजनिंग। बोलचाल में इसी को अपन रीजनिंग बोलते हैं। तो इसके सिलेबस पे अभी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा लिख के बताऊंगा इसको मैं। ये सब देखेंगे ना तो समझ में कुछ नहीं आएगा आपको, मैं पूरा चैप्टर वाइज इसको लिखूंगा रीजनिंग को। इसको अभी होल्ड पे रख रहा हूं, 10 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे तो सामान्य गणित। सामान्य गणित के भी कुल 10 प्रश्न आएंगे। इसके भी सिलेबस को भी होल्ड पे रखिए, इस पे भी बात करूंगा मैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग पूरा मैं ही डील करूंगा, इस पे भी बात करूंगा मैं। ये भी गणित का ही पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न हैं और सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न। ये हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण है पूरा, और ये अंग्रेजी का सिलेबस है। तो 100 प्रश्नों में अगर बात करूं मैं कहां से कितने प्रश्न, तो याद हो जाना चाहिए 35 प्रश्न है इंडियन जीएस के, 25 प्रश्न है छत्तीसगढ़ जीएस का, 5 प्रश्न है कंप्यूटर का, 10 है रीजनिंग का, 10 है गणित का, 10 है हिंदी का और 5 है इंग्लिश का। ये देख सकते हैं कुल 100 प्रश्न हो गए। समझ आ रहा है? तो ये प्रारंभिक परीक्षा हो गई 100 प्रश्नों की। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आप आएंगे मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा की अगर बात करूं मैं, अब ध्यान से समझना मुख्य परीक्षा को थोड़ा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा में आएंगे। मुख्य परीक्षा की अगर बात करूं मैं, तो अगर आप प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 पेपर देने होंगे। 3 पेपर, ध्यान से समझेंगे इस बात को। अगर आप प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 पेपर देने होंगे। 3 पेपर, इसके अलावा कोई और पेपर नहीं देना होगा। और मैक्सिमम पद आप देखेंगे 341 में तो किसके हैं? सब इंस्पेक्टर के ही हैं मैक्सिमम पद। कुछ पद सूबेदार के भी हैं, कुछ प्लाटून कमांडर के भी है, लेकिन मैक्सिमम पद जो है वो सब इंस्पेक्टर के हैं। तो अगर आप इन पदों के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 पेपर देने होंगे, जिसमें पहला जो पेपर है ये भाषा का होगा, दूसरा पेपर जीएस का होगा और तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। ये 3 पेपर देने होंगे आपको। अब भाषा में आप देखेंगे तो 200 नंबर का भाषा, समय 2 घंटे का, जिसमें हिंदी 125 अंक का पूछा जाएगा और अंग्रेजी 75 अंक का। यह भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, याद रखिएगा। यहां भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही प्रश्न आएगा। प्रश्न के साथ ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, ओएमआर सीट में टिक करना है आपको। तो पहला जो पेपर होगा ये भाषा का होगा, 200 अंकों का होगा, 200 अंकों का, 200 अंकों का पेपर होगा। इसमें 2 घंटे का समय रहेगा, 125 नंबर का हिंदी है और 75 नंबर का इंग्लिश है। इसके बाद ये हिंदी का सिलेबस जब सुधीर वर्मा सर आएंगे वही डील करेंगे पूरा हिंदी, तो वो डिस्कस करेंगे आपसे। अंग्रेजी का भी सिलेबस अंग्रेजी वाली मैडम आएंगी तब डील करेंगी। सेकेंड जो पेपर होगा, सेकेंड पेपर देख सकते हैं आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का है। कुल अंक 200, समय 3 घंटे। ये थोड़ा आश्चर्य वाला बात था कि इसमें समय को 3 घंटे कर दिया है, तो यहां पे समय होगा 3 घंटे। तो दूसरा पेपर होगा आपका जीएस का, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन का। अब सामान्य अध्ययन में वही सब पढ़ना है जो प्री में आपने पढ़ा। ये देखिए, सामान्य विज्ञान प्री में आपने पढ़ा है वही पढ़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, सब कुछ प्री में पढ़ेंगे आप। ये देखिए, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति, सब कुछ जो प्री में पढ़ेंगे वही सब पढ़ना है। ये देखिए, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, इसमें छत्तीसगढ़ भी पूरा शामिल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का सेक्शन है। ये वाला सेक्शन अलग से शामिल किया था मुख्य परीक्षा में, सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसमें मानव अधिकार है, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण। ये अलग से मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है? पेपर 2 में सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन वाले पेपर में ये सामाजिक उत्तरदायित्व का सेक्शन थोड़ा सा अलग से डील करना पड़ेगा। ये सेक्शन है आपका पेपर 2 का। वापस से एक बार देख लीजिए क्या क्या मैंने बताया अभी तक। अगर मुख्य परीक्षा की बात करूं मैं, मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा का पहला पेपर होगा भाषा का 200 अंकों का, जिसमें हिंदी 125 अंक का होगा और अंग्रेजी होगा 75 अंक का। उसके बाद दूसरे पेपर में आप आएंगे तो दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का,
200 अंकों का समय होगा 3 घंटे का। इसमें सब वही पढ़ना है जो आपने प्री में पढ़ा है। एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व वाला सेक्शन। इसके बाद तीसरा और सबसे टफ पेपर जो होगा वो तीसरा पेपर होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का, सबसे टफ पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट। 100 प्रश्न 200 अंक 2 घंटे। आश्चर्य वाली बात है, समय 2 घंटे। जीएस वाले में 3 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे। इसको उल्टा कर देता तो बच्चे ज्यादा संतुष्ट होते। जीएस वाले में 2 घंटा करके एप्टीट्यूड टेस्ट वाले में 3 घंटा करना चाहिए था। अगर देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है यार, जीएस वाले में आप 2 घंटा दीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट वाले में 3 घंटा करता तो ज्यादा सही रहता ये शेड्यूल, ये स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? पिछले बार भी ऐसा था, तो पिछले बार बोला गया तो हो सकता है गलती से ऐसा बहुत ज्यादा सोच विचार के नहीं किया गया होगा। इस बार ऐसा लग रहा था बदलाव हो जाएगा, पेपर 2 को 2 घंटे कर देगा, पेपर 3 को 3 घंटे कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं। वही सेम स्ट्रक्चर है, वही सेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पेपर 3 जो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा 200 अंक, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे मेन जो मुद्दे की बात है, समय 2 घंटे का है। समझ आ रहा है? ये 3 पेपर होंगे। इसके सिलेबस पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ये सिलेबस में क्या लिखा है इसको छोड़ो, मैं विस्तार से इस पे चर्चा करूंगा आप लोगों से। इतना है आपका मुख्य परीक्षा का 3 पेपर। समझ आ रहा है? अब थोड़ा एनालिसिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा सर प्री और मेंस का साथ में तैयारी करने का फायदा ये दिख रहा है। आप देखेंगे सर तो प्री में इंडियन जीएस था 35 प्रश्नों का। देखिए आप इंडियन जीएस 35 प्रश्नों का। छत्तीसगढ़ जीएस कितने प्रश्नों का था? 25 प्रश्न। और यहां देखेंगे तो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस मिला के पूरा पूरा पेपर नंबर 2, पूरा पेपर नंबर 2 है। बस इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व का सेक्शन अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपने देखा यहाँ पे कंप्यूटर 5 प्रश्न का, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है देखा जाए तो, ना तो पेपर 1 में, ना तो पेपर 2, ना तो पेपर 3 में। इसके बाद आपने देखा था रीजनिंग 10 प्रश्न, गणित 10 प्रश्न। तो रीजनिंग और गणित के 20 प्रश्न प्री में है, जबकि यहां देखेंगे तो पूरा पूरा पेपर 3 जो है ये एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग ही पूछेगा। हिंदी आपने देखा था 10 प्रश्न, अंग्रेजी 5 प्रश्न। यहां पे पेपर 1 में पूरा हिंदी और अंग्रेजी ही भरा हुआ है। तो जो प्री में है वो पूरा का पूरा मेंस में भी है, इसीलिए प्री और मेंस का एकीकृत तैयारी करने का बहुत फायदा है। प्री और मेंस का साथ में तैयारी करने से संपूर्णता में तैयारी हो जाएगी आपकी, किसी भी टॉपिक में डीपली नॉलेज हो जाएगा आपको प्री और मेंस का साथ में तैयारी करोगे तो। और प्री के बाद समय भी कम मिलता है, वो समय आप आराम से यूटिलाइज कर लोगे। तो साथ में तैयारी करने का ही फायदा है। अगर आप मैथ्स को पढ़ रहे हो तो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, हिंदी अंग्रेजी अगर आप पढ़ते हैं तो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस प्री और मेंस दोनों में है। तो मेंस में देखा जाए तो सामाजिक उत्तरदायित्व थोड़ा सा अलग से बस पढ़ना है आपको, बाकी तो सेम ही चीजें। तो प्री और मेंस का एकीकृत तैयारी करने का फायदा है। समझ आए स्ट्रक्चर क्या है? 100 प्रश्न प्री में और मेंस में 3 पेपर, पहला लैंग्वेज, दूसरा जीएस और तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ आ रहा है? अलग अलग पदों के लिए, जैसे आप प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह, इनके लिए जा रहे हो तो आपको एक आध एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा। कंप्यूटर साइबर क्राइम वाले के लिए जा रहे हैं तो एक आध पेपर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। चलो तो मैं बात करूंगा मैथ्स और रीजनिंग की। चलो ध्यान दो, अब मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं। प्री का संभावना देखो, चुनाव के जस्ट बाद ऐसा सुनने में आया है, जानकारी जो हमको मिली है, जितनी सोर्सेस से हमको जानकारी मिली है, ये जो फिजिकल मेजरमेंट का प्रोसेस है मार्च में होने को है बता रहे हैं, अगले महीना के एंड में ऐसा बोला जा रहा है फिजिकल मेजरमेंट का प्रक्रिया हो सकता है। फिजिकल मेजरमेंट हुआ तो उसके 2 महीना बाद मान के चलिए आपको प्री का एग्जाम दिखाई देगा, क्योंकि फिजिकल मेजरमेंट होने में भी तो 1 महीना लगेगा कम से कम। उसके बाद उसका रिजल्ट जारी करेगा, पूरा पीडीएफ जारी करेगा, उसके बाद 15-20 दिन का समय देकर के ही प्री लेगा। तो फिजिकल मेजरमेंट के 2-2.5 महीने बाद ही प्री का संभावना है पूरा पूरा। हाँ वो खत्म करेगा, देखो उसको खत्म करेगा, मार्च में खत्म हो जाएगा, वो मार्च एंड में खत्म हो जाएगा। तो मार्च एंड के आसपास ही चालू कर सकता है उसको। मार्च एंड में राजनांदगांव वाला खत्म हो जाएगा। आरक्षक भर्ती जो स्थगित क्या था, शेड्यूल जारी कर दिया ना उसका, मार्च में तो है वो, मार्च में ना, वो मार्च में है, वो मार्च में खत्म होगा। जैसे वो खत्म हुआ तो ये फिजिकल मेजरमेंट आप लोग का चालू कर लेगा, जहां तक संभावना लग रही है। और उसके 2-2.5 महीने बाद प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा को भी सीरियसली लेना है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं निकली तो फिर आगे का तो सपना ही छोड़ दीजिए फिर। अच्छा, इसके बाद मुख्य परीक्षा के बाद अगला जो चरण है वो फिजिकल मेजरमेंट का, सॉरी फिजिकल टेस्ट का है, फिजिकल टेस्ट का है। मुख्य परीक्षा के बाद अगला चरण भी है ना, फिजिकल टेस्ट, याद है ना पूरा। इवेंट्स होंगे कितने? 5, 60-60 नंबर के,
300 नंबर के इवेंट्स होंगे टोटल, 5 इवेंट्स 60-60 नंबर के, 300 नंबर के इवेंट्स होंगे और मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। जो मेंस निकालेंगे वो सारे बच्चे किस में आएंगे, फिजिकल में, और जो फिजिकल निकालेंगे वो कहां जाएंगे, इंटरव्यू में। जो फिजिकल निकालेंगे वो जाएंगे कहां पे, इंटरव्यू में। फिजिकल में मिनिमम आपको 30% लाना अनिवार्य है। जो बच्चा मिनिमम 30% लाएगा वो कहां जाएगा, इंटरव्यू में। उसके बाद मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू तीनों का मिला करके बनेगा मेरिट। 600 का मेंस, 300 का फिजिकल और 100 का इंटरव्यू। 1000 नंबर में मेरिट लिस्ट बनेगा, 1000 नंबर में ये पूरा प्रोसेस होगा। समझ आ रहा है। फिजिकल आपका 150 आया, किसी का 120 आया, तो 150 वाला भी इंटरव्यू देगा और 120 वाला भी इंटरव्यू देगा। मेंस निकाले जितने बच्चे वो सब फिजिकल देंगे। फिजिकल में जिनका भी मिनिमम 30% क्रॉस हो रहा है वो सब बच्चे कहां जाएंगे, इंटरव्यू में। 30% से कम लाने वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे प्रक्रिया से ही, ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पिछले बार आपने देखा होगा कि 5-5,500 बच्चे फिजिकल दिए थे, 1500 के आसपास बच्चे फिजिकल निकाल पाए थे, बाकी सारे बच्चे फिजिकल से फेल हो गए थे। तो फिजिकल का भी तैयारी साथ साथ करते रहिए, 1-2 महीने वाला प्रोसेस नहीं है, वो लंबा प्रोसेस है वो। चलिए बात करते हैं गणित और रीजनिंग की। आज पूरे सिलेबस पे बातचीत करूंगा मैं, डिटेल में पूरा समझाऊंगा क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है आपको। गणित और रीजनिंग की बात करता हूं मैं। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, रीजनिंग। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एकदम क्लियर है, रीजनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स से। प्री में अगर इसका वेटेज देखूं, प्री में अगर वेटेज देखूं तो गणित का कितना प्रश्न है, 10, और रीजनिंग का कितना प्रश्न है, 10। 30 नंबर का गणित और 30 नंबर का रीजनिंग। अगर प्री की बात करूं तो प्री की बात करूं तो गणित है 10 प्रश्न और रीजनिंग है 10, मतलब 30 नंबर का गणित और 30 नंबर का रीजनिंग। तो 100 में 20 प्रश्न रखे हैं गणित और रीजनिंग मिलाकर के। अगर मैं बात करूं प्री की, तो मेंस की बात करूं तो मेंस में 3 पेपर जो होंगे, उसमें जो तीसरा पेपर है, पेपर नंबर 3, उसमें जो तीसरा पेपर है, 3rd नंबर का जो पेपर है, यह पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है। मैथ्स और रीजनिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण, मतलब मैथ्स और रीजनिंग। अब मान के चलिए पिछले बार का पेपर भी आपने दिया होगा, देखा होगा, 75 से 80 प्रश्न पूछा जाएगा। 75 से 80 प्रश्न रीजनिंग के आए थे और 20-25 प्रश्न जो है आपको मैथ्स के दिखाई दिए थे। पिछले बार के पेपर की बात कर रहा हूं, और ऐसा ही रहने वाला है। रीजनिंग का वेटेज देख सकते हैं बहुत बड़ा हो गया। 100 में 75 से 80 प्रश्न आपको रीजनिंग के और 20-25 प्रश्न आपको मैथ्स के दिखाई देने वाले हैं मेंस में। तो रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा हो गया, लगभग 150 से 160 नंबर के आसपास 200 में पूछेगा, मेंस में बोल रहा हूं। 150 से 160 के आसपास नंबर का जो है मेंस में रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा 40 से 50 नंबर का। प्री में दोनों का वेटेज सेम है, लेकिन मेंस में एकदम ये जमीन आसमान का फर्क हो जा रहा है। तो पहले रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स डील करने हैं आपको। तो पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूं, चलिए देखेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, उसी को मैं रीजनिंग बोल रहा हूं बोलचाल में। चलिए ध्यान से समझिए, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि सिलेबस देखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है उसमें। चलिए पहला जो चैप्टर मैं लिख रहा हूं यहां पे वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, साथ साथ थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी देते जाऊंगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। सांकेतिक भाषा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जानते हैं चैप्टर क्या होता है, ये चैप्टर क्या होता है जानते हैं? सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, ये चैप्टर क्या होता है जानते हैं? इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, कोड को क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। अब उसमें बहुत सारा वैरायटी बनेगा, एक ब्रीफ जानकारी बस समझते चलो। सांकेतिक भाषा में कोड को डिकोड करना होता है, समझ आ रहा है? कोड को डिकोड करने का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं कोई शब्द आंसर लिखा हुआ है, आंसर को मैं लिख दिया 80। अब मैं पूछ लिया आपसे मॉडर्न को क्या लिखूंगा, ये देखिए थोड़ा मैं ब्रीफ जानकारी आपको दे रहा हूं। मॉडर्न को क्या लिखूंगा, आंसर को क्या लिख दिया मैं 80। आंसर कोई वर्ड है, इस वर्ड का कोड मैंने क्या किया 80। अब आपसे पूछ रहा हूं कि मॉडर्न का कोड मैं क्या करूंगा, तो आपको क्या करना है, कोड को डिकोड करना है।
आंसर का कोड 80 मैंने किस तरीके से क्या कोड लगाया जिससे आंसर का कोड मैंने 80 लिखा है। तो कोड को क्या करना है, डिकोड करना है। जैसे मैं क्या करूंगा, देखो आंसर को मैं ऐसा लिख दूंगा, ये देखिए आंसर को मैं क्या लिख दूंगा, ZM H D V I ऐसा लिख दिया। आंसर को मैं क्या लिख दिया, ZMHDVI ऐसा लिख दिया। अब मैं पूछ लिया मॉडर्न को क्या लिखूंगा, ये देखिए मॉडर्न को क्या लिखूंगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ऐसे प्रश्न आपने लिखे होंगे, लाल को काला कहा जाए, काला को सफेद कहा जाए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। काला को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को गुलाबी कहा जाए। तो बताओ रक्त का रंग कैसा होगा, तो बताओ रक्त का रंग कैसा होगा। ये देखिए ये सब किस में आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में आएगा। समझ आ रहा है, कोड को डिकोड करना है। चाइनीज कोडिंग के प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, चाइनीज कोडिंग के प्रश्न आएंगे। चाइनीज कोडिंग के प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे पूरा एक स्टेटमेंट लिख देगा आपके सामने, उसका कोड दे देगा यहाँ पे, फिर से एक स्टेटमेंट लिख दिया उसका कोड दे देगा, फिर से एक स्टेटमेंट लिख दिया उसका कोड दे देगा। अब इसमें से कोई वर्ड उठा करके बोलेगा इसका कोड बताओ क्या लिखूंगा। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर दिखाई दे रहा है सांकेतिक भाषा का, बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है और सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ये। 2020, 21, 22 के पीएससी के प्रश्नों को उठा के देखना तो हालत खराब हो जाएगा कोड को डिकोड करने में। समझ में ही नहीं आएगा कोड को डिकोड कैसे करें सर, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इतने टफ कॉम्प्लिकेटेड कोड किए गए हैं कि आपको हालत खराब हो जाएगा बनाने में। अप्रोच ही नहीं पता है ना, अगर आपको अप्रोच का खेल है पूरा, ये चैप्टर पूरा अप्रोच का खेल है। अगर अप्रोच पता है तो ही सांकेतिक भाषा के चैप्टर को डील कर पाओगे आप। तो पहला चैप्टर यही स्टार्ट करूंगा मैं जब आऊंगा। तो एक बार सिलेबस से बातचीत कर रहा हूं, एक ब्रीफ जानकारी आपको दे रहा हूं मैं कि कौन से चैप्टर में कैसे प्रश्न बनते हैं, ताकि जब प्रश्न में आऊं, चैप्टर में आऊं तो थोड़ा क्लियरिटी रहे आपके दिमाग में। दूसरा प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला। दूसरा जो चैप्टर है यह अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग से मिलता जुलता ही चैप्टर है। इसमें प्रश्न कैसा बनता है, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे दो दो अक्षरों के जिनके बीच उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। समझ आ रहा है, स्वर को इससे रिप्लेस करो, व्यंजन को इससे रिप्लेस करो, तो बताओ दाएं से दूसरा कौन, बाएं से तीसरा कौन, यही सब खिलवाएगा आपसे। 4-5 वर्ड आपको दे देगा, बोलेगा डिक्शनरी में इनको जमाएंगे तो पहले कौन आएगा, बाद में कौन, बाद में कौन, ऐसा पूछेगा। तो इस वैरायटी के मतलब दोनों मिलते जुलते चैप्टर हैं, ये दोनों मिलते जुलते चैप्टर हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। इसके बाद अगला चैप्टर मैं लिखता हूं सादृश्यता। सादृश्यता इसको बोलते हैं एनालॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनालॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी, पीएससी का पसंदीदा चैप्टर में से एक है सादृश्यता, एनालॉजी। पता है किसी को कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें, बोलो कैसे प्रश्न बनते हैं? ठीक, हाँ, ये सब चैप्टर कितने खास है देखे होंगे पिछले बार एसआई मेंस में 3-3, 4-4 प्रश्न पूछे गए थे सादृश्यता के, एनालॉजी के। कैसे प्रश्न बनते हैं देखिए, जैसे मैं बोला 5 का संबंध है 7 से, तो बताओ 9 का संबंध किससे होगा, ऐसा प्रश्न बनता है। समझ आ रहा है, ये होता है सादृश्यता का चिन्ह। सादृश्यता, सादृश्यता का चिन्ह होता है ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में संबंध समान होना चाहिए, सिमिलैरिटी बोलते हैं इसको। समझ आ रहा है, सिमिलैरिटी, समानता। ये क्या बता रहा है कि जो 5 और 7 में संबंध है वही संबंध 9 का होना चाहिए, किसके साथ पूछा है। जिस प्रकार 5 का संबंध 7 से, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा ये पूछेगा। किससे बताओगे? जिस प्रकार 5 का संबंध 7 से, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। इतना आसान नहीं है। इतना आसान अगर होता कि सर 5 में 2 जोड़ो तो 7 आता है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, इतना अगर आसान होता तो चैप्टर ही खत्म। समझ आ रहा है,
प्रायोरिटी लिस्ट बनता है। जो कभी नहीं पढ़े इस चैप्टर को उनको लगता है कि सर इसमें क्या है, 5 में 2 जोड़ो तो 7 आएगा, लेकिन आप पढ़ेंगे प्रायोरिटी लिस्ट, अगर ऐसे जोड़ के बताएंगे तो चैप्टर ही खत्म हो गया, फिर तो हर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यहां पर मैंने लॉजिक क्या लगाया है, ये 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 25 के अंकों का योग क्या होता है 7। इस प्रकार 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 के अंकों का योग क्या होगा 9, तो आंसर क्या बनेगा 9। अब ये सोचना आपको है भाई, समझ आ रहा है, ये आपको सोचना है। तो प्रायोरिटी लिस्ट बनता है कि पहले क्या सोचूंगा सर, ये नहीं भिड़ा तो क्या सोचूंगा सर। जोड़ना घटाना तो सोचना ही नहीं है, वो तो सोचना ही क्राइम है इस चैप्टर में। सोचना ही नहीं है कि ये जोड़ा तो ये आ गया, ये जोड़ा तो ये आ जाएगा। ऐसे तो सारे प्रश्न ही बन जाएंगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं प्रश्न में। ये होता है एनालॉजी। पिछले बार का मेंस दिए होगे तो 4-4 प्रश्न, 3-3 प्रश्न पूछे गए थे। पीएससी के एक एग्जाम में 4-4 प्रश्न पूछता है। प्री का एग्जाम होने वाला देखना 3 से 4 प्रश्न इसी से पूछेगा। 20, 21, 22 में एक से एक प्रश्न पूछा है। यहां से शब्दों पर आधारित सादृश्यता भी देखते हैं, जैसे बोल देगा मध्य प्रदेश और यहां क्या लिख दिया भोपाल, यहां पे ऐसा चिन्ह बनाएगा, यहां लिख देगा यूपी और यहां लिख देगा क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से, वैसे ही यूपी का संबंध किससे होगा बोल देगा। किससे बताओगे, किससे? हाँ, तो क्या है यूपी का राजधानी लखनऊ, तो मध्य प्रदेश का भोपाल से किस प्रकार का संबंध है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसी प्रकार यूपी की राजधानी क्या हो जाएगी लखनऊ। ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगला है श्रेणी सीरीज, श्रेणी सीरीज, ये तो देखे होगे इसके क्वेश्चंस। तो श्रेणी सीरीज के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, तो अगला पूछ लिया क्या होगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। समझ आ रहा है। ये तो बहुत आसान, इतना आसान तो कभी पूछेगा ही नहीं। ये बस समझा रहा हूं कि सीरीज के प्रश्न कैसे बनेंगे। संख्याओं पर हो गया ये, ऐसे ही अक्षरों पर बनता है, अक्षरों पर। समझ आ रहा है। जैसे ये संख्याओं पर बना है ना, वैसे ही अक्षरों पर बनेगा। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए मैं बोल दिया यहां क्वेश्चन मार्क, यहां क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो जैसे संख्याओं पर बना है वैसे ही बनेगा किस पे, अक्षरों पर। तो सीरीज के प्रश्न संख्याओं पर बनते हैं, अक्षरों पर भी बनते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लगता है कि लॉजिक ढूंढ लेंगे सर इसमें क्या ही है, एक भी लॉजिक नहीं मिलेगा एग्जाम में। यही सब तो समस्या पैदा करा था मेंस के एग्जाम में। 5 प्रश्न आया था सीरीज का, 5 प्रश्न मेंस में। सोचो पिछले बार एसआई मेंस में 5 प्रश्न। अब सोचो एसआई मेंस में बोल रहा हूं 5 प्रश्न आया था, पिछले बार को उठा के देखना, और वहां पे सोचोगे ना क्या करें कैसे करें, समय खत्म होता जा रहा है। अप्रोच पे पूरा खेल चलता है, पूरा अप्रोच पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न मैं लिखा आपके सामने, देखना एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न आपके सामने लिख दिया मैं ऐसा, 3, 10, 66, 127, 218 क्वेश्चन मार्क। अब अगला पद पूछ लिया मैं आपसे। अब बुक में क्या किया है ना, बुक में इसको क्या किया है, ये 1 का क्यूब प्लस 2 है सर, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है सर, ये 3 का क्यूब प्लस 2 है सर, ये 4 का क्यूब प्लस 2 है सर, ये 5 का क्यूब प्लस 2 है सर, ये 6 का क्यूब प्लस 2 है सर। तो अगला क्या होगा सर, गारंटी का क्यूब प्लस 2। लेकिन ऐसा सोच ही नहीं पाओगे एग्जाम में आप, ये तो मैं लिख दिया हूं, ऐसा सोच ही नहीं पाओगे एग्जाम में आप। समझ आ रहा है। ये सोचना एकदम नामुमकिन जैसा है। जब बहुत खेल खेले हो ना संख्याओं को लेकर, तब ऐसा सोच पाओगे, ऐसा जनरली बच्चे सोच ही नहीं पाएंगे। तो जब पढ़ाऊंगा सीरीज तो आपको बताऊंगा अप्रोच। सीरीज 2 प्रकार का होगा, एक डिफरेंस वाला होगा, एक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला होगा। ये समझाऊंगा पूरा, सीरीज को पहचानना सिखाऊंगा। डिफरेंस वाला है तो ऐसे बस डिफरेंस डिफरेंस खेलते जाना, आंसर आएगा तय है एकदम। अगर मल्टीप्लीकेशन वाला होगा तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन खेलते जाना, आंसर आएगा ही। बुक में जो किया है ना वो देखने में अच्छा है, एग्जाम में ऐसा नहीं हो पाता है। कहां सोच पाओगे आप, खुद सोचो ना कि सर ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 3 का क्यूब प्लस 2, 4 प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2, तो अगला 7 का क्यूब प्लस 2 नहीं सोच पाओगे। अप्रोच सिखाऊंगा आपको। बहुत सारे प्रश्न आए थे मेंस में पिछले बार भी। अगला जो चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बोलते हैं, वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बोलते हैं। अब ये वर्गीकरण का चैप्टर क्या है, समझाओ मेरे को कोई। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का चैप्टर क्या है, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं बताइए मेरे को। क्या है चैप्टर, सोचो, चैप्टर के नाम तक नहीं पता है। लाभ हानि में तो पता है, लाभ हानि के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग का यही तो लफड़ा है यार, चैप्टर के नाम ही नहीं पता होते कि इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। वर्गीकरण का प्रश्न कैसे होगा, जैसे 4 ऑप्शंस आपको दे दूंगा मैं इस प्रकार से, मैं दे दिया 25, मैं दे दिया 49, मैं दे दिया 121, मैं दे दिया 143। मैं पूछा इन 4 ऑप्शन में से 3 में एक सिमिलैरिटी है, चौथा अलग है, उस अलग को छांटो। समझ आ रहा है। वर्गीकरण का मतलब 4 ऑप्शंस में से 3 में एक सिमिलैरिटी होगी, समानता होगी, और चौथा उनसे अलग व्यवहार रखता होगा, जो अलग है उसको छांटो। तो इन 4 में से 3 में एक सिमिलैरिटी है, अलग कौन है बताओ, क्यों? ठीक, ये क्या है, 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 11 का वर्ग, ये किसी का वर्ग नहीं है, तो अलग क्या है, डी है। ऐसे प्रश्न आते हैं, समझ आ रहा है। जैसे यहां पे लिख देगा, ये देखिए यहां पे लिख देगा मार्च, यहां लिख देगा जून, यहां लिख देगा अगस्त, यहां लिख देगा दिसंबर। बोलेगा इन 4 महीनों के नाम में 3 में एक सिमिलैरिटी है, चौथा अलग है, जो अलग है उसको छाटो। तो इन चारों में से 3 में एक सिमिलैरिटी होगी, वो सिमिलैरिटी क्या है, और चौथा अलग क्यों है, उसको छाटना है। तो अलग कौन है इनमें से, जून, दिसंबर क्यों अलग है, 3 में सिमिलैरिटी बताओ क्या है फिर। जून के बाद तो, मार्च के बाद तो 2 महीना छूटा, फिर जून आया, जून के बाद तो 1 ही महीना छूटा बस, जुलाई, अगस्त आ गया। यहां पे सिमिलैरिटी क्या है, मार्च होता है 31 दिन का, जून होता है 30 दिन का, अगस्त 31, दिसंबर 31, अलग क्या है, जून है। ये वर्गीकरण चैप्टर कहलाता है, समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं वर्गीकरण। समझ आ रहा है, ये सब बनेगा यार, सोचो दिमाग का पूरा खेल है। 6वां चैप्टर लुप्त पद, मिसिंग टर्म, ये तो देखे होगे लुप्त पद के क्वेश्चन। लुप्त पद के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे, ये देखो, जैसे एक बॉक्स बना दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये सब दे दिया, इसको क्या कर दिया, लुप्त। ये सब तो देखे होगे, कुछ भी बना सकता है वो, डिजाइन कैसा भी बना सकता है, ये देखो कैसा भी डिजाइन बना सकता है वो, ऐसा बना दिया, ये सब दे दिया और इसको पूछ लिया, कुछ भी दे देगा वो, इसको बोलते हैं मिसिंग टर्म, लुप्त पद। 7वां गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं के प्रश्न कैसे बनते हैं बोलो। हाँ, क्या बोलेगा, प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए। देखियो ऐसे प्रश्न, भाग को गुणा कहा जाए तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें, उसको बोलेंगे गणितीय संक्रियाएं। ये 7 चैप्टर खत्म करूंगा मैं आपके शुरुआत में, ये 7 चैप्टर। 7 चैप्टर से अगर मैं प्री की बात करूं, अगर मैं प्री की, तो कम से कम 5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, 5 प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न इन 7 चैप्टर से। और मेंस की बात करूं तो मेंस में कम से कम 15 से 20 प्रश्न दिखाई देंगे आपको इन 7 चैप्टर से। यही है मेन, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पे बहुत दिमाग खपेगा आपका, बहुत दिमाग। समझ आ रहा, कोड को डिकोड करो, लॉजिक ढूंढो, कोड को डिकोड करो, लॉजिक ढूंढो, यही चलेगा। अक्षरों पर प्रश्न बनेगा, शब्दों पर प्रश्न, अक्षरों का मतलब एबीसीडी ये सब की बात कर रहा हूं, अक्षरों पर प्रश्न, शब्दों पर प्रश्न बनेगा। शब्दों पर प्रश्न कैसा, ये देखो ऐसा, संख्याओं पर प्रश्न बनेगा। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है पूरे रीजनिंग के, मेरे हिसाब से सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं ये रीजनिंग के। प्री और मेंस दोनों में है, प्री में भी पढ़ना है इसको, मेंस में भी पढ़ना है इसको। तो प्री और मेंस दोनों में है, प्री में कम से कम 5 प्रश्न और मेंस में कम से कम 15 से 20 प्रश्न। आप पेपर उठा के देख लेना सीजीपीएससी का, सीजीपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा भी होने वाला 9 तारीख को, राज्य सेवा परीक्षा का, सीसेट में रीजनिंग के 30-35 प्रश्न आते हैं, इन चैप्टर से लगभग 15 प्रश्न। सोचो 30-35 में 15 पूछता है, 30-35 प्रश्न आते रीजनिंग के, क्योंकि उसमें तो मैथ्स भी होता है, लैंग्वेज भी होता है सीसेट में। तो उसमें 35 प्रश्नों में 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न यहीं से आते हैं, इसी चैप्टर से।
जो लिखा है आपके सामने। और आप लोग का एसआई मेंस में तो 80 प्रश्न के आसपास रीजनिंग के हैं, 75 से 80 प्रश्न, कम से कम 15 से 20 प्रश्न बोल रहा हूं आएंगे ही, गारंटीड है एकदम। आप पिछले बार का पेपर उठा के देखो, इससे ज्यादा मिल जाएगा, कम नहीं मिलेगा आपको इन चैप्टर से। और एक भी प्रश्न नहीं बनता है, ये तो चलो फिर भी बच्चे बना लेते हैं, आसान है। इनका तो प्रश्न आप उठा के देखना सीजीपीएससी का 20, 21, 22 का, एक ठो प्रश्न नहीं बनता है, एक ठो नहीं बनता है। आप सीजीपीएससी का 20, 21, 22 का पेपर उठा के देखना, एक ठो प्रश्न नहीं बना पाएंगे अगर आपको सही अप्रोच नहीं पता है तो, सही डायरेक्शन नहीं पता है तो। पढ़ाने वाले इसको पढ़ाते नहीं है, बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, बोलते हैं वहीं पे सोच लेंगे। अबे कैसे सोचोगे वहां पे सोचोगे तो सीधे वही बोलोगे, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 9 में 2 जोड़ा तो 11, उधर ऑप्शन में 11 है ही नहीं। समझ आ रहा है? जो कभी नहीं पढ़े हैं ना इस चैप्टर को, सादृश्यता को, वो आंसर 11 खोजेंगे, और जो पढ़े हैं ना थोड़ा बहुत आधे घंटे भी, वो 11 छोड़ के बाकी सब ढूंढेंगे। 11 तो सोचेंगे ही नहीं वो कि सर 5 में 2 जोड़ूंगा, ऐसा तो लॉजिक मैं करूंगा ही नहीं काम का, कोई काम ही का लॉजिक नहीं है कि 5 में 2 जोड़ के 7 तो 9 में 2 जोड़ के 11, ऐसा लॉजिक तो सोचना भी नहीं, क्राइम है। सादृश्यता के चैप्टर में ऐसा सोचना ही जुर्म है, इसमें ये जोड़ा तो ये, इसमें ये जोड़ा तो ये, फिर तो चैप्टर ही खत्म। हर प्रश्न बन जाएगा फिर तो हर प्रश्न बनेगा ना यार। पीएससी का प्रश्न कैसा आया था देखो, ये देखो 7 लिखा था, इधर पे 336, 11 लिख के क्वेश्चन मार्क किया था। पीएससी 2020 प्री का प्रश्न है ये, 7, 336, फिर 11 लिख के क्वेश्चन मार्क किया था। आप बोलेंगे 7 में इतना जोड़ दो सर, तो 11 में उतना ही जोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है यार। कैसे संबंध बनाया है, जैसे 7 को देखे ना तो 7 में 49 और 343 तो कॉम्प्लीमेंट जैसे आपके साथ चलेगा, इतना रटा दूंगा आपको मैं। 7 नजर आया तो सोते जागते 49 भी नजर आएगा और 343 भी नजर आएगा। 49 क्या है, 7 का वर्ग, और 343 क्या है, 7 का घन। तो 7 आया तो आपके साथ साथ 49 भी आ जाएगा और 343 भी आ जाएगा। तो 7 से कितना लाना है, 336, तो क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे सर 343, और उसमें 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 336। इसका मतलब लॉजिक क्या लगा सर, 7 के क्यूब में क्या करना है, 7 घटाना है, तो फिर आंसर क्या आएगा, 11 के क्यूब में कितना घटा दो सर, 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, इसमें 11 घटाओ सर, आंसर कितना टिक करेंगे, 1320। ऐसे करने होते ये प्रश्न, समझ आ रहा है? बनेंगे। सब इंस्पेक्टर हेड ऑफिस का शाम का जो बैच था, 3 घंटे लगातार पढ़ाया था इस चैप्टर को। शुरुआत 1 घंटे तक बच्चे बोले समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे सोचे। आप बताते तो इतना आसान लगता है कि अरे इसमें था ही क्या, लेकिन खुद से नहीं आता है दिमाग में वो। 1 घंटे बाद से चीजें आने लगी, हाँ सर अब खेलना समझ में आ गया हम लोग को। हर बैच में पढ़ा दिया हूं, जितने बैच अभी तक एसआई के रायपुर में चल रहे हैं, हर बैच में ये शुरू के 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया हूं मैं। हर बैच को ऐसे ही ट्रीट कर रहा हूं, जितने भी बैच आगे भी बनेंगे सारे बैचेस को ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं। 5-6 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, ये 7वां नंबर है, 6वें नंबर का बैच है रायपुर में। हर बैच में यही क्रम है पढ़ाने का मेरा, कि 6-7 चैप्टर ये खत्म करूंगा, उसके बाद ही मैथ्स में आऊंगा मैं। और ये खत्म क्या मतलब, दर्द खत्म हो जाएगा रीजनिंग का आपका, उसके बाद बहुत आसान चलेगा। प्रैक्टिस शीट भरपूर दे रहा हूं बच्चों को बनाने के लिए, क्वेश्चंस भरपूर लगाइए, क्लास नोट्स में भरपूर क्वेश्चंस हैं, अप्रोच पूरा लिखवा रहा हूं, उसके बाद प्रैक्टिस शीट भरपूर लगाइए आप। तो 7 चैप्टर तो होगा शुरू के, ये 7 के 7 चैप्टर प्री में भी हैं और मेंस में भी हैं। इसके बाद आते हैं आगे और क्या क्या है रीजनिंग में। अभी मैं ऐसे चैप्टर्स लिख रहा हूं जो प्री और मेंस दोनों में है ना, ऐसे चैप्टर्स लिख रहा हूं। अब कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत आसान है, पासा, सुने पासा का चैप्टर तो बहुत आसान है ना, पासा। उसके बाद घन घनाभ, घन और घनाभ, घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड बोलते हैं। पासा मतलब कि कौन किसके विपरीत होगा ऐसा पता करने वाला। बंद पासा भी आता है और खुला पासा भी आता है। खुले पासे को बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसे प्रश्न देखे हैं क्या। ये मान लो खुला पासा है, ये देखो खुला पासे का मतलब क्या, खुले पासे का मतलब सब कुछ खुला हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो ये खुला पासा है, इसमें 1 लिखा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, ये खुला पासा है। अब इसको बंद करूंगा तो कौन किसके विपरीत होगा ये पूछेगा आपसे, समझ आ रहा है। तो एक लाइन लिखवाऊंगा, इमेजिन कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो जो लाइन लिखवाऊंगा उस लाइन के थ्रू जाइए, प्रश्न बनेगा ही आपसे। 1 के विपरीत कौन बैठेगा 3, 4 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत कौन 5, ये समझाऊंगा आगे चल के। बंद पासे का प्रश्न आता है, बंद पासे का प्रश्न कैसा आएगा,
इस प्रकार का प्रश्न आप देखे होंगे, एक ही पासे की दो स्थिति आपको दे देगा इस प्रकार से। अब बोलेगा इसमें दो के विपरीत कौन होगा बताइए, एक के विपरीत कौन होगा बताइए, तीन के विपरीत कौन होगा बताइए, ऐसे प्रश्न आएंगे। घन और घनाभ में कैसे प्रश्न आते हैं, एक घन को काट करके पेंट मार दिया है, एक ही रंग वाली कितने सतह होंगी, दो रंग वाली कितनी सतह होंगी, ऐसे प्रश्न आते हैं। आए भी थे मेंस में, आया था ऐसा प्रश्न। इसके बाद आकृतियों की गिनती, आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, सब बनेगा। आकृतियों की गिनती मतलब कितने वर्ग हैं आकृति में, कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं। आया भी था एक प्रश्न ऐसा, ये प्रश्न देखे थे क्या, आया था क्या मेंस में शायद, इसमें कितने वर्ग हैं, ऐसा शायद मेंस में आया था एक प्रश्न, इसमें कितने वर्ग हैं ये पता करना था। ऐसे ही कुछ भी बना देगा आपको, ये देखिए इस प्रकार की आकृति बना देगा ऐसी, ये देखो ऐसी आकृति बना दिया, इस प्रकार से बना दिया, बोलेगा इसमें कितने त्रिभुज है काउंट करो, इसमें कितने त्रिभुज हैं। आकृतियों की गिनती देखे होंगे, सुने होंगे चैप्टर को। इसके बाद आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को पूर्ण करना, जैसे एक आकृति का ये सेक्शन बना के दे देगा, इसको नहीं बनाएगा, तो यहां पर इन तीनों को देख करके बताओ कि कौन सा सेट हो जाएगा। आकृतियों को पूर्ण करना बोलते हैं इसको। छुपी आकृति ज्ञात करना, छुपी आकृति ज्ञात करना, ये पूछता है। दर्पण प्रतिबिंब पूछता है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। एक आकृति बना देगा और बोलेगा दर्पण को अपन इसके सापेक्ष ऊर्ध्वाधर रख दिए हैं, तो दर्पण में जो आकृति बनेगी वो कैसी दिखेगी। ऐसा क्षैतिज रख दिए दर्पण को, दर्पण में जो आकृति बनेगी वो कैसी दिखेगी, वो पूछेगा यहां से। प्री और मेंस दोनों में है ये चैप्टर्स, यहां से भी लगातार प्रश्न आते हैं। हर चैप्टर से कम एक दो प्रश्न आपको मिलेगा ही, प्री में भी और मेंस में भी। पासा तो पूछेगा ही, कुछ भी हो जाए पासा का प्रश्न आना ही है, आकृतियों की गिनती का प्रश्न आना ही है, फिक्स है ये। तो ये भी प्री और मेंस दोनों में है, जितना लिखा हुआ आपके सामने। समझ आया यहां तक। 7 वो चैप्टर हो गए थे, ये कितना 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां चैप्टर हो गए ये। लिखो आगे, समझ आ रहा है। हर चैप्टर के बारे में ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं ताकि थोड़ा फैमिलियर रहे उन चैप्टर से। आप देखना आगे लिखता हूं। अब और भी चैप्टर्स हैं जो प्री और मेंस दोनों में हैं, देखना 14 नंबर का दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये प्री और मेंस दोनों में है। दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट प्री और मेंस दोनों में है। समझ आ रहा है। दिशा ज्ञान परीक्षण में प्रश्न कैसा आएगा, उत्तर की ओर निकले, दाएं घूमे बाएं घूमे, दाएं घूमे बाएं घूमे, अब बताओ कौन सी दिशा में जा रहे हो, कितनी दूरी पर हो आप वहां से, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो रक्त संबंध, ये तो जानते ही होंगे। रक्त संबंध, रक्त संबंध, ए बी का पिता है, बी सी की माता का भाई है, ऐसा कुछ कुछ बोलेगा आपको। समझ आ रहा है। ऐसे संबंध दिया रहेगा, फिर बोलेगा इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, ऐसे प्रश्न आएगा। एक तस्वीर को दिखाते हुए एक आदमी कहता है कि ये मेरे चाचा की लड़की की बहन की बुआ है, ये है वो है, कराएगा आपसे, और किस प्रकार संबंधित है वो तस्वीर वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से। बहुत सारे प्रश्न सुने होंगे ना ये सब, तो रक्त संबंध का चैप्टर। अगला रैंकिंग, रैंकिंग, रैंकिंग में 50 बच्चे बैठे हैं, राम का स्थान दाएं से 15वां है, तो बताओ बाएं से कौन सा होगा। किसी पंक्ति में राम दाएं से 15वां, बाएं से 16वां है, तो बताओ पंक्ति में कितने बच्चे हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख में ऐसा, ये देखिए वेन आरेख में ऐसा प्रश्न देखे होंगे, त्रिभुज वृत्त चतुर्भुज ऐसा मिला देता है। समझ आ रहा है। देखें ऐसा प्रश्न, तीनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन सा है, या फिर बोल देगा 3 ऐसा दे देगा शब्द, जैसे आपको दे दिया देश, आपको दे दिया राज्य, आपको दे दिया जिला। अब बोल देगा इन तीनों शब्दों में संबंध दर्शाने वाला कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो ऐसा बनेगा। देश राज्य जिला में संबंध दर्शाने वाला वेन डायग्राम ऐसा ही तो बनेगा। जिला जो है वो किसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, राज्य जो है वो किसके अंतर्गत, देश के अंतर्गत। 3 शब्द देगा, उन 3 शब्दों को दर्शाने वाला कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ऐसा पूछेगा। बना सकते हैं आराम से। ये सब प्री के चैप्टर से जो मैं लिख रहा हूं,
जितने भी चैप्टर्स अभी तक लिखा हूं ये सब प्री के चैप्टर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये भी प्री और मेंस दोनों का, प्री और मेंस दोनों के चैप्टर्स हैं जितने अभी तक आप देख पा रहे हैं। तो लगभग इतने चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर के आसपास। इसके अलावा कुछ और लिख लो, जैसे शब्दों का तार्किक क्रम हो गया। शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम मतलब कुछ शब्द आपको दिए रहेंगे, उनको तार्किक क्रम में जमाना है। कुछ शब्द आपको दिए रहेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका विज्ञापन पहले जारी होता है, उसके बाद क्या होता है लिखित परीक्षा, उसके बाद क्या होता है ट्रेनिंग होता है। ऐसे कुछ शब्द दिए रहेंगे, उनको क्रम से जमाइए, पहले कौन बाद में कौन, ऐसा। तो शब्दों का तार्किक क्रम 18वें नंबर का चैप्टर। लगभग 18 चैप्टर जो लिखा हूं मैं, ये प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे लिख रहा हूं मैं जो केवल मेंस में है, प्री में नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर्स लिख रहा हूं मैं जो केवल मेंस में है, प्री में नहीं है। ध्यान से समझना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्याय निगमन, देखे होंगे इसके 5-6 प्रश्न आए थे मेंस में। न्याय निगमन, सिलोजिज्म बोलते हैं इसको, सुने हो क्या इसके बारे में? कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें? क्या? नहीं, कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ चिड़िया कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बंदर हैं, सभी बंदर शेर हैं। 6 प्रश्न आए थे पिछले बार असाइनमेंट्स में, देखना यार। 5 से 6 प्रश्न आए थे। ऑनलाइन वाले जानते हैं क्या इस चैप्टर के बारे में? न्याय निगमन बोलते हैं इसको। बैठक व्यवस्था जानते होंगे इसके बारे में। तो बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, एक वृत्ताकार मेज, एक वर्गाकार मेज, सीधी पंक्ति में बैठा देगा 8-8 लोग को। कुछ कंडीशंस दी रहेगी, कुछ आपको खुद से निकालनी है, और प्रॉपर ऐसा जमाना है 8 लोग को वृत्ताकार मेज में, वर्गाकार मेज में, सीधी पंक्ति में। पिछले बार भर भर के प्रश्न आए मेंस में, यहां से 10 एक प्रश्न आया होगा। एक कहानी पूरी दे करके 3-4 प्रश्न पूछता है उसमें। पहली परीक्षण पजल टेस्ट, पहली परीक्षण पजल टेस्ट बोलते हैं इसको, पजल। पहली परीक्षण का मतलब क्या? एक पूरा पहेली दिया रहेगा, उस पहेली को सुलझाना है। जैसे 7-8 बॉक्स हैं, काला पीला लाल नीला, इसके ऊपर ये वाला बॉक्स, इसके ऊपर ये वाला बॉक्स, ऐसे सभी बॉक्सेस को क्या करना है? जमाना है। 6-7 फ्लोर ऐसे लाइन से हैं, किसी फ्लोर में डॉक्टर रहता है, किसी में इंजीनियर, किसी में सीए, तो आपको क्रम से जमाना है। कुछ जानकारी आपको दी रहेगी, कुछ आपको दिमाग लगा के निकालनी। इसके बाद घड़ी, कैलेंडर, घड़ी, कैलेंडर, आव्यूह, मैट्रिक्स जो है, पूछा भी गया था पिछले बार 1-2 प्रश्न आव्यूह का, दिखे थे? सिंपल सा एकदम, वीडियो में कराया भी था मैराथन में मैं। आव्यूह के क्वेश्चन एकदम सिंपल सा आता है, कराऊंगा। मेंस का है, प्री का नहीं है ये। इसके अलावा कथन निष्कर्ष को लेकर के कुछ प्रश्न, कथन पूर्व अवधारणा को लेकर के समझाऊंगा ये सब। कथन निष्कर्ष को लेके, कथन पूर्व अवधारणा को लेके। इसके अलावा निर्णय निर्माण को लेके कुछ प्रश्न करेंगे, निर्णय निर्माण को लेके। देख पा रहे चैप्टर का कमी नहीं है। 18 इधर लिखा था, 8 इधर हो गया, 26 तो यही हो गया यार। समझ आ रहा? 26 तो चैप्टर ये लिख दिया मैं। ये 8 चैप्टर जो लिखा हुआ ये आपको प्री में दिखाई नहीं देंगे, मेंस में दिखाई देंगे। इधर जो लिखा हुआ ये प्री और मेंस दोनों में दिखाई देंगे। इतने चैप्टर्स है, नोट कर लीजिए। गणित से बड़ा है सिलेबस भाई इसका, गणित से बड़ा सिलेबस है इसका। कागज मोड़ना, कागज काटना, उसको भी पूछा था पिछले बार। लिखना है तो यहां लिख लीजिए उसको, प्री और मेंस दोनों में। कागज मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? कागज मोड़ना, कागज काटना, इतना है, इतना पढ़ना है। अब नहीं लिखूंगा एक भी, ये पूरा हो गया। इतना पढ़ना है, इतना आसान नहीं है भाई। रास्ता जो है 2 स्टार लगाने का, समझ आ रहा? कंधे पे 2 स्टार लगाने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है जो बच्चों को बोल देते हैं लोग कि अरे एसआई का एग्जाम निकाल लोगे, निकाल लोगे। इतना भी आसान नहीं है। मेहनत करोगे तो आसान है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करने की आवश्यकता है। बच्चे रीजनिंग में इतना जानते ही नहीं कितना पढ़ने को है, तभी तो नहीं बना पाए पेपर को, तभी तो निपट गए पिछले बार। समझ आ रहा है? और पिछले बार समस्या ये भी थी कि
एकदम सर्टेन चीजें हो रही थी, मतलब पता ही नहीं था बच्चों को रीजनिंग कितना आएगा। पहली बात तो 20 दिन पहले पता लगा कि अरे बाप रे इतना रीजनिंग आएगा। 10 दिन पहले पता लगा कि 10 दिन बाद मेंस का एग्जाम है। 5 दिन पहले पता लग रहा है कि प्री का एग्जाम है। ऐसे हो रहा था पिछले बार। इस बार पूरी पिक्चर क्लियर है, क्या क्या होना है, सिलेबस में क्या क्या है, और तैयारी में लग जाओ भाई। सोचो ना, आप लोग से आगे हैं बच्चे, 5 बैच 6 बैच तो उड़ान में ही चल रहे हैं। रायपुर की बात कर रहा हूं मैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे होंगे उसमें, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके। उन सब में ये पढ़ा चुका मैं, मतलब आप लोग से आगे हैं फिर वो बच्चे। ये सोचो, आप पढ़ना है, मेहनत करना पड़ेगा, तब निकलेगा एग्जाम। लग के करो, आप लोग को तो डबल मेहनत करना चाहिए, अब डबल मेहनत करना चाहिए, तब जाके निकलेगा एग्जाम। उतना हल्के में मत लेना। एक से एक बच्चे आप देखना शाम वाले बैच में कभी आके, मॉर्निंग वाले बैच में, तभी तो सेमिनार रखवाया तभी कि सारे बच्चे मिलें, एक दूसरे को देखें, बातचीत करें। पूरा पैक था, बच्चे नहीं आ पाए थे सेमिनार हॉल में, इतने बच्चे आ गए थे। केवल पुलिस विभाग के बच्चे थे वो, जो पुलिस विभाग की तैयारी करना चाहते थे, वही बच्चे थे बस वहां पे। आरक्षक एसआई वाले पूरा भर गया था सेमिनार हॉल, इतना लगे हुए। ऊपर आरक्षक का बैच चल रहा है, दोनों फुल चल रहा है क्लास, जगह ही खाली नहीं है वहां पे। इतना बच्चे पागल हैं अभी, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलने वाला आपको, ये तो क्लियर है एकदम। ये भर्ती के बाद तो भूल ही जाओ, भर्ती कभी आएगा सब इंस्पेक्टर का या आरक्षक का, कभी नहीं आने वाला। ये कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मान लो 3-4 साल 5 साल तो। अब वो तो 341 का भरोसा ही नहीं था यार, तो पता नहीं कैसे आ गया। कौन सोचा था 341 पद आएगा? अपन तो सोचे थे कि रिजल्ट दे दे भाई पुराने वाले का, बेचारे इतना परेशान हो रहे हैं। और जब 341 के लिए नया विज्ञापन जारी हो गया, तो एकदम अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम जो गलतियां हुई हैं, प्री में गलती हुई, चाहे मेंस में गलती हुई, जो भी गलती पिछले बार हुई है, वो गलती इस बार दोहरानी नहीं है आपको। वो तभी हो पाएगा जब लग के करोगे तो। और मैं मैथ्स और रीजनिंग का आपको श्योरिटी दिला रहा हूं, पूरा पढ़ाऊंगा आप लोग को मैं ही, किसी और को नहीं दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग का क्लास को मैं ही लूंगा लास्ट तक, और एक भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रॉपर क्लास नोट्स बनाना, 2-3 बातें हैं जिनको फॉलो करना। रेगुलर क्लास आना, बस मेरे क्लास में क्लास मत छोड़ना। रेगुलर क्लास आना, क्लास नोट्स बनाना, ये पूरा जड़ी बूटी है एग्जाम निकालने के लिए। क्लास नोट्स देखना, ये जाना यहाँ पे कभी कभी ये नालंदा वगैरह में, मेरे क्लास नोट्स रखे रहोगे तो बेच देना इसको। कोचिंग का फीस तो वापस मिल जाएगा आपको, जब काम पड़ जाएगा तो आपको हो, निकल गया काम, बेच देना। ऐसा खरीदने को रेडी है वहां मेरा क्लास नोट्स को। एडीआई का एग्जाम भी होने वाला है अभी उद्योग विभाग में, उसमें 70-75 प्रश्न आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। इतना बेसिक, इतना प्रॉपर अप्रोच से पढ़ाऊंगा, देखना कहीं समस्या नहीं आएगी। प्रैक्टिस सेट आपको प्रॉपर मिलेगा, बुक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना काम करना है मेरे क्लास में, बस रेगुलर आइए, क्लास नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट प्रॉपर लगाइए, कोई कमी नहीं रहेगी। हर एक प्रश्न आपको क्लास नोट से मिल जाएगा, हर एक प्रश्न मिलेगा क्लास नोट से आपको, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। इन चैप्टर्स पे काम पहले कराऊंगा, लगभग 15 दिन लगेगा मुझे इन 7 चैप्टर्स में। ये खत्म हुए ना तो बोझ खत्म आपका रीजनिंग का। ये मान के चलो कि रीजनिंग का बोझ खत्म हो गया आपके ऊपर से। अब केवल आसान चैप्टर्स बचेंगे, इसके बाद एकदम आसान चैप्टर्स। ये सब जो चैप्टर्स लिखा हूं ना मैं, ये जितने भी चैप्टर्स लिखा हूं बहुत आसान चैप्टर्स हैं। शुरुआत के 7 चैप्टर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो शुरू में ही करा दूंगा मैं। बनेंगे आपसे, देखना। पीएससी 20-21-22 के प्रश्न कराऊंगा, सबसे टफ दौर रहा है पीएससी का 20-21-22 का, वो प्रश्न भी कराऊंगा आपसे। ये हो गया रीजनिंग, समझ आया? 20 चैप्टर प्री और मेंस दोनों में कॉमन, और ये 8 चैप्टर मेंस में एक्स्ट्रा लिखवाया हूं। अब दिखाता हूं सिलेबस आपको मेंस का। रीजनिंग का सिलेबस पहले दिखाता हूं मैं आपको, देखो सब दिखेगा आपको, सब लिख दिया हूं मैं। देखो सादृश्यता जो लिखवाया वही है, देखो सादृश्यता, देखो शब्द वाला बोला था, अक्षर वाला बोला था, सब वही है। देखो कोडिंग डिकोडिंग बोला था, वर्गीकरण बोला था, श्रृंखला बोला था, रैंकिंग बोला था, दिशा दूरी बोला था। समझ आ रहा है? सब वही है। देखो ना, दिशा दूरी, अनुपलब्ध संख्याएं, सब वही है। आव्यूह, आरेख, ये देखिए सब कुछ वही है। जो मैंने बोला है, जो मैंने लिखवाया है, सब वही है। ये देखिए वर्णमाला, ये भी मैंने बताया। वेन डायग्राम वाला मैंने बताया। ये देखिए 9 निगमन को लिखा मैंने, पहली बोला मैंने, डबल लाइन अप व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सब बताया मैंने। डेटा पर्याप्त खंड डाइस वाला, अंक गणितीय संचालन, ये देखिए पेपर फोल्डिंग, पेपर काटना, पेपर मोड़ना, जो बोला मैंने, क्यूब्स और डाइस, गिनती के आंकड़े, ये वाला मैथ्स का सेक्शन हो गया है। ये मैथ्स का है। इसमें कैलेंडर, रिश्तों की समस्याएं, मतलब वही रक्त संबंध, ये मैथ्स का हो गया है। भरपूर रीजनिंग है इसमें, मेंस में, देख पा रहे हैं? इसलिए 70 से 80 प्रश्न बोल रहा हूं मैं। देखो ना पूरा रीजनिंग, ये पूरा रीजनिंग आप देखेंगे मेंस का सिलेबस को, तो पूरा रीजनिंग ही भरा हुआ है। देखो
पूरा रीजनिंग है, ये तो पूरा रीजनिंग देखना, ये पूरा रीजनिंग है, पूरा रीजनिंग, ये पूरा मेंस के सिलेबस को देखेंगे तो पेपर 3 का, इसमें भी पूरा रीजनिंग है, बस मैथ्स के नाम पे क्या है, ये वाला चैप्टर मेंस में मैथ्स के नाम पे और ये वाला मैथ्स के नाम पे, और इसमें थोड़ा लाइन ग्राफ पाई चार्ट वाला, बाकी सब रीजनिंग है इसमें। समझ आ रहा है? बाकी सब रीजनिंग भरा हुआ है। मैथ्स का बता देता हूं, 5 मिनट और देख लो बस, कल से स्टार्ट करूंगा फिर पहला चैप्टर। चलो मैथ्स में देख लो क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स के लिए क्या पढ़ना है, देखो मैथ्स में बहुत ज्यादा नहीं है, मैथ्स में जो प्री में लिखा है ना पूरे को पढ़ देना बस। देखना क्या पढ़ना है, ये देखो मैथ्स में क्या करना है, प्री में जितना सिलेबस लिखा है ना उतना को पढ़ दो, मेंस पूरा कवर हो जाएगा उसमें, क्योंकि मेंस में ज्यादा कुछ है नहीं, बस डीआई को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो जितना प्री में लिखा है, देखो प्री में क्या क्या लिखा है, वही बेसिक चैप्टर्स लिखे हैं प्री में, ये देखिए, देखेंगे तो प्री का है, ये देखिए 10 प्रश्न, 10 प्रश्न 30 अंक। दार्शनिक प्रणाली मतलब ये पूरा यूनिट कन्वर्जन को लेके है, यूनिट कन्वर्जन, इन सब की इकाइयां पढ़नी है, आयतन की इकाई, द्रव्यमान की, समय की, क्षेत्रफल की, लंबाई की, एक दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। संख्याएं बेसिक चैप्टर, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, वर्गमूल, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, वही चैप्टर्स हैं जो आप व्यापम के जनरल एग्जाम्स में पढ़ते आए हैं, पीएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ते आए हैं। साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, रेखा कोण, समतलीय आकृतियां, दिशा ज्ञान, ये तो आपका देखा जाए तो रीजनिंग का हो जाएगा। समझ आ रहा है? इतना सिलेबस है बस, गणित में बहुत ज्यादा नहीं है, देखो इतना सिलेबस है, ये देखो इतना है, बड़े बड़े चैप्टर्स में, मेन चैप्टर्स में औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, इसके बाद बात करें अपन साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, ये थोड़ा जियोमेट्री का सेक्शन है, ये जियोमेट्री का सेक्शन है थोड़ा सा, इतना ही है बस। चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ने को मना कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिखा ही नहीं सिलेबस में। समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा नहीं है, ये सब बेसिक चैप्टर्स हैं, ये जाएंगे इधर तो ये बेसिक चैप्टर्स हैं, बेसिक चैप्टर्स में आ जाएंगे, इतना पढ़ना है। तो मैथ्स में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब मेंस में देखेंगे ना तो एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, एक आध चैप्टर बस एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। मेंस में अगर मैथ्स में जाएंगे तो एक आध चैप्टर आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें भी। ये देखिए मिश्रण यहां पे लिखा है, मिश्रण को पढ़ना पड़ेगा, सरल और यौगिक का मतलब मिश्रण का चैप्टर, अनुपात समानुपात का एप्लीकेशन है ये। थोड़ा सा 3D भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेंसुरेशन लिख दिया है, तो प्री में केवल 2D लिखा है, लेकिन अपन 2D 3D पूरा पढ़ेंगे, बाकी वही सब है। देखो ना, संख्या, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, औसत, ये देखिए वही सब है। लाभ हानि, समय, काम, मेंसुलेशन, गति, समय, दूरी, समीकरण, डीआई का सेक्शन थोड़ा सा अलग से पढ़ना है। मैथ्स एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत केवल रीजनिंग में आएगी। 2 घंटे में 100 प्रश्न करने हैं आपको मेंस में एप्टीट्यूड टेस्ट के। तैयारी करने आए हो तो पूरा अंतिम तक का ही सोचे हो ना, कि प्री का ही बस सोचे हो कि बस प्री निकाल के हो गया, फिर क्या ही मतलब है। अंतिम तक का सोच क्या हो, दोनों लिखित परीक्षा का सोच क्या हो कि प्री और मेंस दोनों निकल जाए अपना, और तैयारी भी ऐसी ही करनी है अपन को। समझ आ रहा है? तो कल से स्टार्ट करूंगा रीजनिंग का पहला चैप्टर, प्रॉपर एकदम सीक्वेंस से चलेंगे अपन, जंप नहीं करेंगे। क्लासेस रेगुलर आना, क्लासेस अगर नहीं आ पाएंगे तो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रतिदिन का मिलेगा ही। ऑफलाइन जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को ऑनलाइन का सारा सुविधा मिलेगा, मतलब आप लोगों को सभी को सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। पीडीएफ जो है ना, ये पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको प्रतिदिन का। तो कभी कभार नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्डिंग्स देख के आइए, लाइव क्लास का सुविधा मिलेगा, कभी कभार नहीं आ पा रहे तो लाइव क्लास देख के आइए। आप लोग लाइव घर बैठे अटेंड कर सकते हैं, लेकिन देख के आइए, समस्या कहीं नहीं आएगी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं समझाऊंगा, चाहे कैसा भी चैप्टर हो आपसे बनेगा। आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो ना हो, मेरे लिए मतलब नहीं रखता, वो मैं सिखा दूंगा आप लोग को। 2 घंटे में बना लेंगे आराम से, 90-95 प्रश्न आराम से आप लगा के आएंगे। मेरे क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आने वाला। अभी जो वार्डन का एग्जाम हुआ था, 1-1 महीना तक के लिए बच्चे पढ़ने आए थे मेरे से, 1-1 महीना की तैयारी किए थे मेरे साथ में, 500-500, 1000 बच्चे ऑनलाइन में जुड़े थे मेरे साथ में। 25 प्रश्न आए थे, 23 प्रश्न सीधे सीधे मेरे क्लास नोट से थे। 1 महीना का क्लास नोट था उनका, 23 प्रश्न थे क्लास नोट से। 23 प्रश्न सोचो। 2 प्रश्न ऐसे थे जो निर्देशांक ज्यामिति के थे, जो सिलेबस में ही नहीं है व्यापम के, उन दोनों को बाद में विलोपित भी कर दिया। फिर 23 प्रश्न थे क्लास नोट से, 1 महीने की क्लास नोट से भी 23 प्रश्न थे 25 में।
तो व्यापम का दायरा, पीएससी का दायरा हम लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक विषय के अलग अलग फैकल्टी है। मैथ्स और रीजनिंग का ही काम करते मेरे को 7-8 साल हो गए, तो मेरे को पता है पीएससी का दायरा क्या है, व्यापम का दायरा क्या है। तो मैं जो पढ़ाऊंगा मेरे को पता है कि पीएससी क्या पूछ सकता है, व्यापम क्या पूछ सकता है। लेकिन आप लोग एकदम संपूर्णता में तैयारी रखिए, ताकि पिछले बार जो गलती हुई वो गलती ना हो। रेगुलर आइए, अभी 3 क्लासेस आप लोगों की चलेगी। रजा सर भी क्लास लेंगे, जो थोड़ा गाइडेंस भी दे देंगे आप लोग को फिजिकल वगैरह को लेकर के, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, सबका, हर चैप्टर का मिलेगा। 2-2 प्रैक्टिस सेट तक दूंगा, लगभग 2-2 प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर का मिलेगा आपको। किसी का 1, किसी का 2, ऐसा मिलेगा ही आपको। ये कल स्टार्ट करेंगे। कोर्स वैलिडिटी रहेगी भाई, उसका चिंता मत करो। देव आप बात कर लीजिएगा उसके लिए। सूर्यकांत हो जाएगा टाइम तक, जितना टाइम उसमें आराम से हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा सबको, उसका चिंता मत करिए। रिकॉर्डेड क्लास, लाइव, सब फैसिलिटी रहेगा आप लोग का। और रेगुलर आइए, भागा दौड़ी मत करिए। उड़ान का रिजल्ट बहुत शानदार रहा है, सब इंस्पेक्टर का पिछले बार भी। फैकल्टीज बहुत अनुभवी है। हिंदी आपको वर्मा सर ही पढ़ाएंगे, सुधीर सर। उनका मैराथन देखे होगे, पिछले बार पूरा छपा था मैराथन का उनका। सोचो, एक दिन का क्लास में ही छप गया था पूरा। तो 3-4 महीना पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा जानते हैं आप लोग। तो सभी फैकल्टीज वही है, मेन फैकल्टीज हैं। कोई ऐसा हम लोग किसी को भेज के ऐसा खत्म नहीं कराएंगे। सीरियसली पूरा क्लासेस खत्म होगा आप लोग का। चलिए कल स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चाइनीज कोडिंग करके एक टॉपिक है, वो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां से प्रश्न हमेशा आया है, कल देखते हैं।